छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की नापाक हरकत, जवानों से भरी गाड़ी को आईडी से उड़ाया, सुरक्षा बलों का एक्शन, बौखला गए नक्सली। जी हां, इसे नक्सलियों की बौखलाहट ना कहें तो और क्या कहें। जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से लाल आतंक के टोटल सफाई की बात कही है, तभी से प्रदेश में नक्सली कायराना हरकत को अंजाम देते आ रहे हैं। लेकिन अब जो बीजापुर में हुआ है, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। नक्सलियों ने एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बड़ा चैलेंज दिया है। दरअसल बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सोमवार को जवानों को लेकर जा रहे वाहन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर की भी मौत हो गई। साफ है, नक्सलियों की इस कायराना करतूत का जवाब सुरक्षा बल जल्द ही देंगे, क्योंकि रविवार को ही दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर अबूझमाड़ के जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया था, जिसके बाद सभी जवान वापस लौट रहे थे। सुरक्षा बलों के इसी एक्शन से नक्सली बौखलाए हुए थे, जिसके बाद नक्सलियों ने बीजापुर में जवानों से भरी गाड़ी को आईडी से उड़ा दिया। 3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। एक और जहां बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद सुरक्षा बल पहले से ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की शहादत पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की बात को फिर से दोहराया है। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में डीआरजी के जवानों को खोने की सूचना से अत्यंत दुखी हूँ। वीर जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। इस दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। वहीं सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने भी जवानों की शहादत पर दुख जताया, तो साथ ही उन्होंने फिर कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई जारी रहेगी। 8 जवान सर्चिंग से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उससे बौखलाए हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब नक्सलियों ने ऐसी कायराना हरकत को अंजाम दिया हो। इससे पहले 26 अप्रैल 2023 को आईडी ब्लास्ट में दंतेवाड़ा में 10 जवान शहीद हुए थे। 3 अप्रैल 2021 बीजापुर में एम्बुश में फंसकर 23 जवान शहीद हुए थे। 22 मार्च 2020 एम्बुश में फंसकर 17 जवान शहीद हुए थे। 5 अप्रैल 2023 कांकेर में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हुए थे। 13 मार्च 2018 सुकमा में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हुए थे। 24 अप्रैल 2017 सीआरपीएफ के 25 जवान सुकमा में शहीद हुए थे। 11 मार्च 2017 एम्बुश में फंसकर 12 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। 11 मार्च 2014 सीआरपीएफ के 15 जवान और स्टेट के 5 जवान शहीद हुए थे। साफ है, बस्तर में लाल आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बल अब पहले से ज्यादा जोर लगा रहे हैं, जिसके जवाब में नक्सली ऐसी कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं
ताकि जवानों के हौसले पस्त हो जाएं। लेकिन शायद नक्सली भूल गए हैं कि वे हिंद के जवान हैं और ये किसी से डरते नहीं। भले ही बीजापुर में इन जवानों ने अपने साथियों को गवा दिया हो, लेकिन अब ये लड़ाई और भी तेज होगी और तेजी से नक्सलियों का खात्मा भी होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, सवाल तो अब ये है कि आखिरकार 2026 का जो टारगेट हमें पूरा करना है उसमें ऐसा ना हो कि हमारे जो जवान हैं वो और ज़्यादा टारगेट पर आएँ, और क्या यहाँ पर एक इंटेलिजेंस फेलियर भी रहा, क्या हमारे जवानों को बचाया जा सकता था। इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। आर.के. भार्गव जी हैं, पूर्व डीआईजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर किरण बघेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अजय गंगवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सभी का स्वागत है। और शुरुआत में आर.के. भार्गव जी आपके साथ ही कर रहा हूँ। एक बड़ा टारगेट है सामने 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने का, लेकिन आज जो घटना घटी है इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये बौखलाहट है, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि नक्सली बौखला गए हैं इसलिए घटना अंजाम दे रहे हैं, या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक कंक्रीट की सड़क के नीचे इन्होंने ये बिछा दिया और वहां शक की गुंजाइश भी शायद नहीं थी, तो क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर माना जाए या फिर नक्सली एडवांस हो गए अब ज्यादा? ना तो नक्सली एडवांस हुए हैं, और जहाँ तक इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल है, मैं अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर अभी अपुष्ट खबरें हैं। लेकिन जो इस तरह से उन्होंने हमला किया है उसके बारे में मैं एक बात जरूर कहूँगा कि पिछले 1 साल से सरकार ने जिस तरह से नक्सलियों के ऊपर ऑफेंसिव किया है, और जिसे कहते हैं ना बूट ऑन ग्राउंड, आगे बढ़े हैं, ज़्यादा पुलिस फोर्सेस, ज़्यादा फोर्सेस ग्राउंड पर आई हैं, नक्सलियों के ऊपर ऑपरेशन किया है, तो इस तरह का कोई ना कोई ऑपरेशन करना नक्सलियों की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, तो ये बात पक्की है कि बहुत से लोग जो सिंपथाइजर हैं नक्सलिज्म के, वो वहाँ से छोड़ करके शायद न्यूट्रल हो जाएं, सरेंडर करें या सरकार की तरफ आ जाएं। इसलिए नक्सलियों के लिए एक ही बहुत बड़ी मजबूरी थी ये दिखाने की कि नहीं, हम अभी भी जिंदा हैं और हम आगे एक्शन कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात थी, मैंने उस एरिया में रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर इस तरह की जो आईडी लगाई जाती है इसको बकेट कहते हैं, यानी बाल्टी। इसमें क्या करते हैं कि उसके अंदर वो एक्सप्लोसिव भर करके उसको जमीन में रोड के नीचे गाड़ देते हैं, और रोड उसके ऊपर पक्की हो जाती है, उसके ऊपर आमद रफ्ती रहती है, ट्रैफिक भी चलता रहता है, और लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन उसका एक तार निकाल करके नज़दीक में 20, 25, 30 गज के ऊपर, 50 गज के ऊपर तार उसका निकाल करके रखते हैं, जिससे उसको सेल से कनेक्ट करके एक्चुएट किया जा सकता है और उस एक्सप्लोसिव को उड़ाया जा सकता है। जिस तरह से इसके अंदर रोड का मैं खड्डा देख रहा हूँ, जितना गहरा देख रहा हूँ, तो इस बात में मुझे कोई शक नहीं है कि ये आईडी काफी पहले से गाड़ी हुई थी और इसमें काफी एक्सप्लोसिव था, जिसने इतने बड़ी गाड़ी को उड़ा दिया 25 फीट और रोड के अंदर इतना गहरा गड्ढा कर दिया। ये बात है जिसके बारे में शायद इंटेलिजेंस की खबर मिलना शायद मुश्किल था, इतना आसान नहीं था कि किस जगह पर ये इस तरह से एक्सप्लोसिव लगाया हुआ है। तीसरी बात मैं एक और कहूंगा जी कि एक एसओपी, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, कि अभी हो सकता है उसमें कुछ चेंज हो गया हो कि जब भी वहां पर मूवमेंट करेंगे गाड़ी के अंदर जवान नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी एक दूर से देख करके उसको उड़ाया जाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर जवान पैदल चल रहे हैं तो उनके ऊपर इस तरह का हमला मुश्किल होता है। अगर करते भी हैं तो उसमें 1 या 2 जवान जख्मी होंगे या हो सकता है मारे भी जाए। लेकिन ये जिस तरह से हुआ कि यही था कि भाई ठीक है, गाड़ी में जा रहे हैं, आराम आराम से जा रहे हैं, उन्होंने उसको टारगेट कर लिया। नक्सलियों को पता है कि ऑपरेशन करके लौट रहे हैं, सक्सेसफुल ऑपरेशन करके लौट रहे हैं, तो इनके अंदर कंप्लीसेंसी होगी, क्या हमने जो है बड़ी बहुत भारी हमें सक्सेस मिल गई है, तो उसको लेकर के जो एक कंप्लीसेंसी आती है कि ठीक है अब तो बस सब कुछ ठीक हो गया, चलो वापस चलो। और उसमें क्या होता है, आदमी लापरवाह हो जाता है, उसकी जो विजिलेंस है वो कम हो जाती है। और ऐसे तरफ में नक्सलियों को पता है जो किस रास्ते से आएंगे, कब आएंगे,
किस तरह से आ रहे होंगे, और वो उस जगह पर जहां उन्होंने एक्सप्लोसिव को जमीन में गाड़ा हुआ है उसके वहां पर विस्फोट कर देते हैं और इस तरह की बड़ी घटना हो जाती है। तो इसमें ये चीज जिसको मैं कहूँगा कि शायद ये एक SOP को ना मानना या कंप्लेसेंसी, मौके के ऊपर पूरी तरह से चौकन्ने ना रहना, ये एक उसका नतीजा है। ठीक है, किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण जी देखिए, ये जंग का मैदान है, इसमें हमारी कोशिश ये है कि नक्सलवाद को हमें खत्म करना है, 2026 का हमारा टारगेट है। लेकिन इस बीच नक्सली भी तो तैयार है ना हमला करने के लिए, वो भी तो जैसा अभी बताया सर ने कि वो भी तो अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो वो जवाब दे रहे हैं। अब जब जवाब दे रहे हैं तो उसमें हमारे जवानों को नुकसान हुआ है, तो इसमें कुछ तो चूक हुई है किरण जी, और उन चूक को कहीं ना कहीं हमें सामने लाना होगा। जैसे सर बता रहे थे कि गाड़ी की जगह क्या पैदल आया जा सकता था, क्या जो SOP है, प्रोसेस है, उसका पालन नहीं हुआ वहां पर। श्रद्धांजलि भेंट करना चाहूंगी और साथ ही साथ इस कायराना हरकतों के लिए माओवादियों की कड़ी निंदा भी करती हूँ। रही बात अभी जो DIG साहब ने भी कहा, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, या जो उन्होंने कहा अलर्टनेस में कमी है, हो सकता है कुछ कमी पाई गई होगी। लेकिन मुझे लगता है ये जो घटना का अंजाम दिया नक्सलियों ने, तो कहीं ना कहीं जो हमारे गृह मंत्री जी ने लक्ष्य रखा है 2026 को नक्सल मुक्त करने का, छत्तीसगढ़ और बस्तर को, ये उसी डर का नतीजा है कि नक्सलवादी अपने प्रेजेंस को कहीं ना कहीं साबित करने के लिए ऐसी घटना का अंजाम दे रहे हैं, ऐसे कायराना घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है जो हमारी CRPF और स्टेट की जो टीम है, उसके जो जॉइंट वेंचर का जो नतीजा है कि इतने तत्परता के साथ पूरी तरह से नक्सलवाद को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से बस्तर से चाहे वो रोड निर्माण की बात की जाए या सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा को सुदूर इलाके में पहुंचाने की बात की जाए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सभी ऑल वेंचर्स के घटना से भयभीत होकर नक्सलियां ऐसा कायराना घटना करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। मुझे लगता है इस चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं माओवादी उग्रवाद है, कहीं ना कहीं अंतिम सांसें ले रहे हैं बस्तर में, और बहुत जल्दी 2026 में बस्तर और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होने वाले। चलिए ये तो ठीक है अजय जी, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए, ये कहा गया कि हमने घेरा था, वही नीति अपनानी चाहिए, लेकिन घटनाएं तो मेरे सामने हैं। 2020 में 22 मार्च को हमारे 17 जवान शहीद हुए थे, 2021 3 अप्रैल को हमारे 23 जवान शहीद हुए थे। तो फिर आज जब अमरजीत भगत या अन्य कांग्रेस के नेता आकर बयान दे रहे थे तो उनका आधार क्या था? ऐसा तो था नहीं कि कांग्रेस की सरकार के दौरान नक्सली हमले नहीं हुए थे या हमारे जवानों की शहादत नहीं हुई थी। देखिए, महत्वपूर्ण है कि आपने एक संवेदनशील विषय पर डिबेट रखी। मेरा निवेदन है कि समझ लीजिए, मैं बिंदुवार बात करना चाह रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है, आज आपके लोकप्रिय चैनल पे हमारे जो 9 शहीद वीर जवान हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और हमारे जो जवान घायल हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य कामना की बात करता हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण है, अगर सुरक्षा कर्मी की हत्या हो रही है नक्सलियों द्वारा, तो कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी है वो वर्तमान सहायक सरकार की है। महत्वपूर्ण हमारे जो आरोप का जो कारण है उसके पीछे ये है कि 1 साल सहायक सरकार को हो गया। रुकेंद्र जी, क्या कोई ठोस रणनीति बनाई गई है? क्या आपका एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप, एक कार्य योजना दिख रही है? क्या आपके दावे तो जरूर दिख रहे हैं कि भैया 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे, लेकिन जो लगातार जिस प्रकार से 1 साल के अंदर नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं, सुरक्षा कर्मियों की हत्या हो रही है, इसके पहले का भी एक आंकड़ा देना चाह रहा हूं आपको। इसके पहले 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा के रनपुरा में 10 सुरक्षा कर्मियों की हत्या होती है। महत्वपूर्ण बात यह लोकेंद्र जी कि सुरक्षा कर्मी पूरी मुस्तैदी से, पूरी ईमानदारी से, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक ठोस रणनीति होनी चाहिए। लगातार देखिए, विजय शर्मा जी को बयान आता है, कई बार वो कहते हैं कि हम गोली से बात करेंगे, कई बार वो कहते हैं गोली से बात करेंगे, तो एक ठोस रणनीति होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। कई बार वो कह रहे हैं कि नक्सलियों को गोली से खात्मा कर देंगे, फिर 2 दिन के बाद बयान आता है कि इनकाउंटर करना नक्सलवाद को समाप्त करने की जो प्रक्रिया का विषय नहीं है। तो ये जो बयान आ रहा है, जो कंफ्यूजन की स्थिति है, जो असमंजस की स्थिति है, उसका हर्जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मी भुगत रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, इस बात को स्वीकार करने का नैतिक साथ दिखाना चाहिए कि इंटेलिजेंस फेलवर है। अगर नक्सली कहीं पर वो ईडी वो प्लान कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस को उसको पकड़ना चाहिए। अगर इंटेलिजेंस नहीं पकड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की उनकी ये विफलता माना जाएगा।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये इकलौती घटना नहीं, क्योंकि इसके पहले कैलाशनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, इन्हीं के जनपद सदस्य तिरुपति कटला, इनके कोमल मांझी, कुछ दिन पूर्व बीजापुर जिले के भाजपा नेता मांडूराम कुड़ियाम की हत्या हो जा रही है। तो महत्वपूर्ण है कि बड़े बड़े दावे तो एक तरफ है, लेकिन लोकेश जी, भारतीय जनता पार्टी, इनका गृह मंत्रालय अपने नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो ये आज क्या छत्तीसगढ़ के आम जनता पे भरोसा करेगी, क्या आदिवासी पर भरोसा करेगा? कुछ महीने पहले हमने देखा कि एक 6 माह की बच्ची इनकाउंटर में मारी जाती है। तो क्या इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटना रोकने का जो दायित्व है, क्या विश्व में सहायता का नहीं है? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, बीजापुर में, पीडिया में, कोयलीबेड़ा में ये 3 जो नक्सली मुठभेड़ की गई, वहां पर निर्दोष आदिवासी मारे गए। आज कोयलीबेड़ा की घटना के स्पष्ट कहा गया कि जिन 3 युवकों की हत्या हुई, उनके पास मनरेगा कार्ड था, उनके पास राशन कार्ड था, अन्य सुविधाएं थी, आधार कार्ड था। आज राज्यपाल में हमने कहा कि न्यायिक का गठन कीजिए, दूध का दूध पानी होगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सलवाद से निपटने के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, आम आदिवासी की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये भी कहीं ना कहीं शायद सरकार की है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आखिरी और कहना चाह रहा हूँ जी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब 2003 में सरकार में बनी, यहाँ पे नक्सलवाद सुदूर दक्षिण के मात्र 3 ब्लॉक तक था, जिसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार ने खाद पानी देकर 14 जगह फैलाया। आज जो सबसे मेन नक्सल विशेषज्ञ माने जाते रहे KPS गिल, उनसे कहा गया वेतन और मौज करो, जो पूरी मीडिया चैनल में चर्चा रहा। आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि आज भाजपा के पूर्व मंत्री के भाई पेखन गागड़ा, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू, ये दोनों पे टेरर फंडिंग नक्सलवाद के नाम पे 91 लाख रुपए की वसूली का आरोप लगता है। लेकिन चलिए, बहुत सारे आरोप हो गए हैं। अजय चंद्राकर जी से भी मैं एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले किरण जी एक छोटा सा इस पर रिएक्शन दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने एक के बाद एक सवाल उठा दिया। देखिए, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता कि कांग्रेस का स्टैंड कैसे है। जब हमारे जवान एनकाउंटर करते हैं उग्रवादियों का, तो इनके ही मुख्यमंत्री का वक्तव्य आता है कि एनकाउंटर फर्जी है, फर्जी लोगों का एनकाउंटर किया गया। इनकी ही राज्यसभा सांसद बयान आता है। अब उन्होंने सुना, अजय जी उन्होंने देखिए सुना। अब आप प्लीज रंजन जी कहती है कि नक्सलवादी हमारे भटके हुए साथी है। राज बब्बर की बात कर ले या दिग्विजय सिंह की बात कर ले, नक्सलवादियों को तो आप भटके हुए साथी बोलते हैं। तो फिर आप लोग है किसके साथ? जवानों के साथ है या नक्सलवादियों के साथ है? रही बात जवानों के साथ है, हमारी सरकार रणनीति बना रही है, नियत नीलनार प्रोजेक्ट ला रही है। अजय जी, नियत नीलनार ऐसा प्रोजेक्ट है, सुरक्षा कैंप लग रहे हैं, उसके आसपास आपके मंत्री के भाई विकास की गाथा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं ये पॉइंट आ गए ना अजय जी, अगर आपको जवाब सुनना है तो सर। रही बात अजय जी, आप कंफ्यूजन की बात करें तो कंफ्यूजन तो आपके नेता हैं नक्सलवादियों के साथ है या पुलिस कर्मियों के साथ है। दूसरी बात, कंफ्यूजन की बात करें थे हमारे गृह मंत्री की, तो अजय जी सुन लीजिए, हमारे गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि गोलियों का जवाब गोलियों से मिलेगा। ठीक। मैं अब 1 मिनट अजय जी उसको नीचे रख लीजिए, अभी दिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं अब इस अजय चंद्राकर जी से एक चीज जानना चाहता हूँ। अजय जी, 2026 का टारगेट है, लेकिन अभी तक 2024 में जो हमने देखा, एक हमारे जो जवान थे वो एक के बाद एक ऑपरेशन चला रहे थे लगातार, और बहुत सारे नक्सली 2024 में 200 से ज्यादा नक्सली जो हैं ढेर भी किए गए। रोजाना हम खबरें पढ़ रहे थे, अभी नए साल पर भी खबर यही आई कि 4 नक्सली मार गिराए गए हैं और उसी ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे, हमारे एक जवान भी शहीद हुए। लेकिन अचानक से ये जो घटना घटती है, ये हमारे मोराल के लिए, ये हमारी तैयारियों को लेकर क्या फिर से दोबारा से सोचने विचारने पर मजबूर कर रही है? बिल्कुल लोकेन जी, फैज अहमद फैज का एक शेर है, न जाने खून के धब्बे मिटेंगे कितनी बरसातों के बाद। राजा भंजदेव जी के महल में जिस दिन गोली कांड हुआ था, वहां से लेकर के नावे डेट तक ये बस्तर, विभिन्न उनके इलाके, और एम्बुश लगा करके ये पहली घटना नहीं, नॉन काउंटेबल घटना है। और हर बार ये कहा जाता है हर हमले के बाद कि सुरक्षा बलों की जानलेवा चूक की कहानियां सामने आती है, रणनीति के ऊपर बात होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात होती है। तो मूल बात यह है यहां पर कि ये जो घटना घटी है, और ठीक है 2024 में नक्सली बैकफुट में थे, फोर्स हमारे फ्रंट फुट पर थी, लेकिन 25 में
ये जो गमगीन घटना घटी है और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी, ठीक है 24 में सफलता मिलती गई, लेकिन उसी रणनीति का अक्षरता पालन नहीं करना है। रणनीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो डीआरजी के नौजवानों को बुला लेते हैं, अब बीएसएफ के हमारे जवान, एसटीएफ के हमारे जवान या फिर सीआरपीएफ के जवान, तो इसमें डायनामिक होना चाहिए रणनीति में। और हर बार हर सूबे के मुखिया को यही सुनते गए कि यह शहादत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन यह घटनाएं घट रही। इसके लिए राजनाथ जी जब गृह मंत्री थे तो उस समय वो एक समाधान करके एक फार्मूला दिए थे, और उस समाधान में वो संवैधानिक प्रयास की भी बात की है, वैधानिक प्रयास की भी बात की है, तो प्रशासनिक का भी, तो विकास का भी और सुरक्षा का भी। वही बात यह है, कभी कभी क्या होता है लोकेन जी कि सुरक्षा बलों को लगता है कि वे नक्सलियों का पीछा कर रहे हैं, बल्कि नक्सली उनका पीछा करते रहते। ये जो कह सकते हैं कि गुप्तचर नक्सलियों के आंख और कान होते हैं जी, और नक्सली गुप्तचरों को धन तथा सम्मान देकर सदैव संतुष्ट रखते हैं। 2 श्रेणी के गुप्तचर हैं बस्तर में लोकेन जी। स्थायी गुप्तचर जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते हैं, और दूसरा है भ्रमणशील गुप्तचर जो घूम घूम कर कार्य करते हैं। लोकेन जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप और हम जी जैसे बस्तर के लिए निकलेंगे और चारामा पहुंचेंगे, वहां हमारे गाड़ी का नंबर पता चल जाता है। इतनी उनकी खुफिया एजेंसी है। लेकिन सरकार फ्रंट फुट पर है, और इसमें सिर्फ एक गृह मंत्री की बात नहीं करूंगा। 2026 का टारगेट, इसके पहले भी वो 24 का भी टारगेट रखा गया था, लेकिन प्रयास अच्छा है, प्रशंसा करूंगा। लेकिन राजनाथ जी को भी देखे, पी चिदम्बरम साहब को भी देखे, झीरम की घटना भी देखे, और दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल वहां पर अपने जनप्रतिनिधियों को खोए। तो यह विषय एक ऐसा विषय है जो वहां के शांति के लिए एक वर्ग क्या शांति नहीं चाहता, या फिर हम कह सकते हैं यह भी देखना पड़ेगा, जैसे मुकेश जी की हत्या हुई है, किस तरह का करप्शन है, या फिर यह भी देखना पड़ेगा कि चिरंजी के बदले जो नमक मिलता है वो भी एक शोषण का जड़ है कि नहीं। तो सभी आयामों पर इसको देखना है, और सुरक्षा बलों को, स्थानीय पुलिस को, या डीआरजी के जवानों को, साथ ही साथ जब ये निकलते हैं तो एक नॉर्मल व्यवहार करने वाले जो वहां पर नागरिक मिलते हैं, उनके संकेत को समझना मस्ट है। एम्बुश एक दिन की बात नहीं है, एम्बुश अनेक एम्बुश लगा करके यहाँ, अब यह भूमि बहुत भली लोकेन जी, यह भूमि बहुत जली, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि खून का जो कह सकते हैं कि धब्बा कब मिटेगा। ठीक है, बिल्कुल ये वाजिब सवाल है। अजय जी मैं आऊंगा, 1 मिनट। आर के भार्गव जी, मैं थोड़ा सा एक लेमैन की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह जब इन घटनाओं को देखता हूं, हम अपने हथियार जो हैं उनको लगातार बढ़ा रहे हैं। माना कि बस्तर की वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ अलग होंगी, लेकिन जो हमारे डीआरजी के जवान हैं, जो हमारी सेना को सुविधाएं मिलती हैं, क्या इन जवानों को वो सुविधाएं मिलती हैं? क्या इनको वो इक्विपमेंट मिलते हैं कि मान लीजिए एक नॉर्मल गाड़ी से लोग सर आ रहे हैं, वहाँ पर कहीं भी एम्बुश हो सकता है, कहीं भी गोला बारूद बिछा हो सकता है, क्या इन लोगों की सेफ्टी के लिए हम सोच रहे हैं? ये मैं एक कॉमन मैन की तरह जब सोचता हूँ तो मेरे जहन में सवाल आते हैं सर। मैं चाहता हूँ इनके जवाब दें कि वहाँ की मुश्किलें क्या हैं। क्या इनको वैसे हथियार नहीं दिए जा सकते, वैसी गाड़ियाँ नहीं दी जा सकती जो इस तरह के एम्बुश से या इस तरह की साजिशों से इन जवानों को बचा सके? ठीक है, जहाँ तक हथियारों का सवाल है, आज की तारीख में उनके पास जो हथियार हैं, यानी हमारी फोर्सेस के पास जो हथियार हैं, वो नक्सल से निपटने के लिए काफ़ी है। ठीक है, यहाँ सवाल उनको गाड़ी देने का या दूसरे इक्विपमेंट देने का, तो देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है। यहाँ पर हम जो लड़ रहे हैं, ठीक है, नक्सलवादियों से लड़ रहे हैं, कोई उस दुश्मन से नहीं लड़ रहे हैं जैसा कि कश्मीर में हुआ करता था, जहाँ पर पाकिस्तान सपोर्ट करता था, उनको हथियार भी दूसरे तरीके थे, फिर भी वो गाड़ियाँ भी टारगेट होती रही हैं। ऐसा नहीं कि वो गाड़ियाँ कभी टारगेट नहीं हुई। दूसरी चीज़ सोचने की ये है, ये तो देखिए लड़ाई है,
आप ये नहीं कह सकते कि आपके जवान हर तरह से सुरक्षित रहेंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। भाई लड़ाई है, इसमें आपको कुछ कैजुअलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचें कि नहीं हम बिल्कुल कैजुअलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो शायद आप लड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके बाद वही होगा जो आज से 5-7 साल पहले मैंने देखा था। जवान अपने पोस्ट पे जाकर के अंदर बैठे रहते थे, वहां वो चारों तरफ अपना घेरा बना लेते थे और उसके अंदर रहते थे, वो बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि बाहर निकलने पे खतरा होता था। नतीजा ये हुआ कि नक्सलवादियों ने उनकी पोस्ट के ऊपर भी हमला किया है। दूर से देखा उन्होंने, उसके ऊपर 500-600 ने आकर के उनको ने हमला किया है। तो ये एक लड़ाई है जिसमें आपको समय के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को बदलते रहना पड़ेगा। हथियार का जहां तक सवाल है अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से यह है कि उनके पास वो हथियार सफिशिएंट है जो कि नक्सल से निपटने के लिए काफी हैं। बाकी गवर्नमेंट देना चाहे गाड़ी भी दे सकती है, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन गाड़ियों से खाली नहीं होगा जब तक कि आप अपनी टैक्टिक्स में बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है। पैदल जवान या सिपाही या नक्सल एरिया में काम करने वाला आदमी, उसके लिए ये जरूरी है कि वो गाड़ियों का लोभ त्यागे, लोभ त्याग करके आए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो इस तरह के माइन लगे हुए हैं या आईडी लगी हुई है, ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी लगा दी, कल लगा दिया, 5 दिन पहले लगाई है। ये 5-5 महीना 6-6 महीना पहले, इवन साल 1.5 साल पहले लगाई गई हैं ये, और उसका उनके पास रिकॉर्ड है नक्सल के पास में कहां पर लगी है, जरूरत पड़ने पर किस जगह की आईडी को एक्चुएट किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा रिएक्शन अजय जी जल्दी से। जी देखिए बात ये है 25 मई 2013 ये वो घटना, झीरम की घटना आज भी हमारे जब उठने ही आ रहे हैं, क्योंकि 30 से ज्यादा हमने नेता खोए। आज भी उनका परिवार इंसाफ के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। कई बार एनआईए कहती है हमारी जांच पूरी हो गई, कई बार कहती है हमारी जांच है। कहीं ना कहीं इनके धर्मलाल कौशिक जो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष थे, आज हाईकोर्ट में पीआईएल लगा के झीरम की जांच को बाधित करने का प्रयास करते हैं। तो क्या आखिर किसको बचाने का प्रयास है? चलिए ठीक, ये आगे ना एक अजय चंद्राकर जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी छोटा सा रिएक्शन 10 सेकंड से। देखिए इसमें बड़े पैमाने पर डीआरजी के जवानों को शामिल किया गया है। गंगवानी जी डीआरजी के जवानों को शायद मुझे लगता है मेरे अनुभव से कि उनको और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और प्रशिक्षण देने वाले जो लीडर हैं उनको उनके साथ रहना चाहिए। लीडर जैसे ही अलग हटते हैं, डीआरजी के जवान थोड़ी सी उनकी कंसंट्रेशन भंग हो जाती है। चलिए सर समय नहीं है इसलिए रोक रहा हूं आप सभी को, माफी के साथ। अजय गंगवानी जी समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत सेंसिटिव इशू है और हम इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे लेंगे, और जो हमारा लक्ष्य है इस